ओके, तो आगे हम क्या लिखेंगे, नोट करके लिखना है इसमें, नोट दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट, लिखना इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that all capable photon eject electrons. In fact, number of ejected electron is very less in comparison of number of incident capable photon. ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि मान लो 1% लेस देन, मतलब कितना होता है, लेस देन 1% और 2% इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हो पाता है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ले लें कि अगर 1% इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, 1% इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है ना, इजेक्शन हो रहा है, इस केस में क्या होगा कि अगर 1000 फोटोन इंसिडेंट होंगे, 1000 फोटोन अगर इंसिडेंट हुआ तब जाके कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो 1% ऑफ 1000 इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा। कहने का मतलब 1/100 इंटू 1000, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन ही इमिट हो पाएगा। तो ये फिर भी बहुत ज्यादा है, तो काफी कम होता है। जैसे होता है 0.01% ऐसे करके होता है, 0.2% ऐसे करके होगा, इस तरीके से होता है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता है, काफी कम होता है। लेकिन होता क्या है कि ऑल्दो जो लाइट गिर रही होती है उसमें फोटॉन्स अनगिनत होते हैं, असंख्य होते हैं, और कोई भी मेटल सरफेस लोगे तो उस पर फोटोन भी, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, वो भी अनलिमिटेड होगा। तो यही 1% और 2%, 0.1%, 2% क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हम लोग करंट सेंस कर पाते हैं। समझ में आ गया? तो अब जो है इसमें कि हमारे पास जो इक्वेशन आया कि h न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस क्यू प्लस के ई। अब देखो यहां पे हम जो पढ़ाई करेंगे, हमारे सिलेबस में जो है उसमें हमें क्या कर लेना है कि हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन सीधे मेटल सरफेस के बिल्कुल आउटसाइड पे। तो क्या उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मान लो फोटोन, और जनरली होता भी यही है कि मान लो पूरा बल्क ऑफ मटेरियल है, तो उस मटेरियल पे तुम रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हो, तो यहाँ पे एटम्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट पढ़े होगे, उसमें तुम पढ़े होगे कि एटम जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में या फिर उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो मान लो ये सारे के सारे लेयर्स हैं, जैसे मान लो इसका हम फ्रंट व्यू देखें तो ये टॉप का एटम्स होगा, मान लो ये टॉप एटम होगा ये, फिर उसके नीचे वाला एटम्स होगा, बराबर नहीं, सॉलिड स्टेट में ऐसा सारी चीजें इस तरीके से होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके नीचे वाला एटम होता है, फिर उसके नीचे वाला एटम ऐसे करके होता है। मान लो ये पूरा का पूरा लेयर भी आ गया, उस लेयर की बात हो रही है। तो रेडिएशन जो इंसिडेंट करेगा उसमें फोटोन का इंटरेक्शन किससे अच्छे से हो पाएगा, मतलब
मैक्सिमम फोटोन का इंटरेक्शन किससे अच्छे से हो पाएगा? जो बिल्कुल सरफेस पे होगा उससे, या फिर जो बल्क में होगा उससे? सरफेस वाले से। तो ये चांसेस है कि जो भी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आए, मैक्सिमम मान लो कि वहां पे 10,000 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो इस 10,000 में से हो सकता है 95% या 99% जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए वो सब सरफेस पे आ जाए, सरफेस वाले से आ जाए। तो जब सरफेस वाले से आएगा, इसमें ये माना जाता है कि सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो चूंकि वो बल्क से आ नहीं रहा है, जैसे मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको निकलने में इन सब रास्ते का सामना करना पड़ेगा, तब सरफेस पे आएगा। लेकिन जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है उसको तो फिर किसी और से कोलाइड नहीं करना पड़ेगा ना, तो वो सीधे क्या होगा, वो सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्यू की वैल्यू क्या होगी? इस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सरफेस से निकल रहा है, और सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कोलिजन किसी और से नहीं होगी, तो जो भी एनर्जी है उसमें उसका बंटवारा दो ही पार्ट में होगा, एक तो वही न्यूक्लियस से आयात कराने में, और दूसरा जो बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। अगर हम मान लो दो इलेक्ट्रॉन का कंपेरिजन करें, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन का कंपेरिजन करें कि एक सरफेस से निकल रहा है और एक बल्क से निकल रहा है, जैसे मान लो इस तरीके से हम बनाते हैं कि यहाँ सपोज कर लो ये सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है और ये सपोज कर लो बल्क वाला इलेक्ट्रॉन है। अब रेडिएशन इस पे भी इंसिडेंट हुआ और रेडिएशन इस पे भी इंसिडेंट हुआ, तो ये जो निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, और ये मान लो यहाँ से निकल गया इसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर हम 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? 1 की 2 की? 1 की सर। 1 की ज्यादा होगी, नेचुरल सी बात है। और 1 के पास जो भी एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने भी मान लो सरफेस से निकल रहे हैं या बल्क से निकल रहे हैं, तो जो भी सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बाकी सबसे, बल्क से निकलने वाले से ज्यादा होगी, और वही इस पूरे जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्स हो जाएगी। लेकिन जो बल्क से निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 से ज्यादा और मैक्सिमम वाले से कम हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इन जनरल कहा जा सकता है, इन जनरल कहा जा सकता है, हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, बट मोस्ट ऑफ टाइम हम मैक्स काइनेटिक एनर्जी ही लेंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम उस इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं जो कि सरफेस से निकलेगा। बट इन जनरल कहा जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके के मैक्स के बीच तक हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो इलेक्ट्रॉन हम इनकाउंटर करेंगे उसकी एनर्जी के मैक्स के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये केस कंसीडर कर रहे हैं कि हियर वी कंसीडर आइडियल कंडीशन जिसमें क्या हो, Q की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कोई भी एनर्जी जो है, कोई भी एनर्जी कोलिजन में खर्च नहीं हो रही है। तो हम लिखेंगे इसमें आगे कि हियर, या लिखेंगे इन आइडियल कंडीशन, इस सबको मिटा देते हैं, ये बस समझाने के लिए था। अब यही से थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, अब तक देख रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट था, मैक्सिमम थ्योरी थे। अब यहीं से एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया, तो यहीं से इसका मैथमेटिकल पार्ट चलेगा, यहीं से इसका ग्राफ वगैरह या जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इसी पे बेस्ड होंगे। तो हम लिखेंगे इन आइडियल कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन Q जो हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब नो एनर्जी लॉस इन कोलिजन, दैट इज नो एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अदर मटेरियल पार्टिकल,
मटेरियल पार्टिकल। अब यहाँ से कंफ्यूजन ना हो जाए कि कोलिजन तो दो हो रहा है, एक तो फोटोन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो उस कोलिजन में नहीं, उसमें तो एनर्जी या तो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई और वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा, उस दरमियान में जो कोलिजन हो रही है वो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो होगा मैक्सिमम, और इसको हम के ई मैक्स से डिनोट करेंगे। इफ Q नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, देन जीरो से ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्मॉलर देन के ई मैक्स से कम हो जाएगी। तो वो दोनों रहा होगा, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये काम हो रहा होगा और बल्क से जो आ रहा होगा उसके साथ ये काम हो रहा होगा। तो जो फोटो एमिशन हो रहा होगा उसमें वो दोनों रहा होगा, लेकिन इसमें संख्या किसकी ज्यादा होगी, अच्छा क्यू है, नॉट पाई, ये क्यू है, क्यू। तो संख्या किसकी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के आ रहा होगा। तो हम लिखेंगे कि when Q इक्वल टू जीरो, उस केस में H न्यू जो हो जाएगा फाई नॉट प्लस के ई मैक्स के इक्वल हो जाएगा। तुम एनसीईआरटी में चाहे एससी वर्मा में देखोगे, इसको भी बोले हुए है, इसको भी क्या ही है, ये भी है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, इसको बोला हुआ है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट यही केस मान के चला है कि कोलिजन के दरमियान में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो घबराना नहीं है। मेन इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, तो मेन इक्वेशन जो पीछे लिखे हैं क्यू के साथ, उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम इस क्लास 12 में जो पढ़ रहे हैं वो इसका सिंपल केस पढ़ रहे हैं, क्यू इक्वल टू जीरो पढ़ रहे हैं, तो उसी का ये जो इक्वेशन बन के आएगा जिसमें क्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अब इसी पे कुछ मैथमेटिकल बातें करनी है, कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है। हटाया जाए इसको। ओके, अब आते हैं इसमें, है ना, के ई मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या इक्वेशन बनता है, इसको देखते हैं। तो यहां हमारे पास था कि एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस क्या हो जाएगा, के ई मैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है, ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, और ये है वर्क फंक्शन। तो बताओ, इस इक्वेशन के हिसाब से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगी कि नहीं होगी? इस इक्वेशन के हिसाब से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगी? क्या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड होगी कि इंडिपेंडेंट होगी? दूसरा सवाल ये कि जो भी
इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगी कि उससे इंडिपेंडेंट होगी। तो इक्वेशन यही है, इसमें क्लियरली देखा जा रहा है कि ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। यहां से इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि के ई मैक्स जो होगा, के ई मैक्स जो होगा वो एच न्यू माइनस कितना हो जाएगा, 5 नॉट हो जाएगा। और इसमें देखा जा सकता है कि 5 नॉट तो कांस्टेंट है, ये भी प्लैंक कांस्टेंट है, तो क्लियरली के ई मैक्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, फ्रीक्वेंसी के ही प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चेंज होगा। अब देख सकते हो इसमें कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए अगर इसकी वैल्यू 5 नॉट से कम हो गई, किसकी वैल्यू, एच न्यू की वैल्यू 5 नॉट से कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही नहीं, ये देखा जा सकता है। ठीक, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकाली जा सकती है, क्या क्या निकाली जा सकती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन each depends on frequency or wavelength of radiation, but independent from frequency from intensity of radiation, from intensity of radiation. अब यहाँ पे ये डिपेंडेंस कैसा है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन है वो डिपेंडेंस कैसा है, कैसा फंक्शन है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये फंक्शन कैसा, लीनियर की नॉन लीनियर, लीनियर। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने बोला जाएगा, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने बोला जाए तो ग्राफ कैसा आएगा, अगर ग्राफ बोला जाए कि के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो चलो हम इसमें स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ को बनाते हैं। कौन सा ग्राफ ऑफ के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ, फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, वाई एक्सिस पे के ई मैक्स को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे के ई मैक्स रखा जाएगा और यहाँ फ्रीक्वेंसी रखा जाएगा। देख सकते हो इक्वेशन जो है, के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 नॉट है। तो इसको अगर y बोला जाए, इसको m बोला जाए, इसको x बोला जाए और इसको c बोला जाए, तो y इक्वल टू कितना, mx माइनस c हो जाएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगा, ये माइनस c क्या बता रहा है कि y एक्सिस पे ग्राफ कहां पे कट करेगा। तो देखो माइनस c जो हो जाएगा यहाँ पे ये तुम्हारा 5 नॉट हो जाएगा, ठीक। और इस तरीके से ग्राफ निकल जाएगा, इसको कट करता हुआ यहाँ से इस तरीके से ग्राफ निकल जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट कितना होगा, फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू कितनी होगी, ये जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पॉइंट ए पे कट कर रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, बोलो ग्राफ देख के बताओ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी,
एच न्यू तो एनर्जी हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? सर ए होगा। फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हो जाएगा ना, यही ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अरे यही न्यू नॉट जब दोगे, यही न्यू नॉट जब होगा, मान लो तुम अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहे हो न्यू नॉट के इक्वल, तो उसको एनर्जी कितना मिलेगा? एनर्जी उसको एच न्यू नॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब एनर्जी यस एच सर। न्यू नॉट मिलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? सारा एनर्जी किसमें खर्च हो जाएगा? सारा एनर्जी तो उसको निकालने में ही खर्च हो जाएगा, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो हो जाएगी ना, कि नहीं? अरे ई क्या है, एच न्यू इक्वल टू फाइव नॉट प्लस कितना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है ना। तो अगर यही तुम्हारा फाइव नॉट के इक्वल हो गया, एच न्यू नॉट के इक्वल हो गया, तो ये कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी ना। तो ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहां पे कट करता है, फ्रीक्वेंसी की वही वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ग्राफ किसका? यही है काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे, या फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, फ्रीक्वेंसी की वही वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसके नीचे जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, वहां पे देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव ना। और काइनेटिक एनर्जी किसी चीज का नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी भी काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ना तो मास नेगेटिव ना तो वी स्क्वायर नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी किसी का नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज क्या दर्शा रहा है? मान लो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि इस रीजन, ये रीजन क्या दर्शा रहा है? तो इस रीजन में है कि तुम कितना भी इंटेंसिटी दे दो, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, मतलब नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये रीजन क्या दर्शाएगा? इधर वाला, इसके ऊपर वाला ये रीजन, ये क्या दर्शाएगा? ये है इलेक्ट्रॉन एमिशन को दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जी समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ग्राफ वाली बात। यस सर। अच्छा, मान लो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मेटल ए है और एक मेटल बी है, वर्क फंक्शन फाई ए है और इसका वर्क फंक्शन फाई बी है, ठीक है? और दिया गया है फाई बी ग्रेटर देन फाई ए है, फाई बी ग्रेटर देन फाई ए है, ठीक है? तो तुम्हें बताना है कि इसमें से काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कौन सा हो जाएगा। एक ग्राफ ये लिया गया और एक ग्राफ ये दिया गया। तो पहला ग्राफ जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, ये पहला ग्राफ है। और दूसरा ग्राफ जो है वो हम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं। तो कौन सा ग्राफ सही होगा? ए फर्स्ट की सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कौन सा सही होगा, फर्स्ट की सेकेंड? सर ए वाला, फर्स्ट वाला। चलो सब लोग आंसर करो। सेकेंड वाला, ए वाला।
यस, करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट वाला ही है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? देखो, जब भी हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ हम किसका बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो मान लो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके लिए? ए के लिए लिखेंगे, ए के लिए। तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा वर्क फंक्शन ए नॉट ऑफ आई नॉट ऑफ ए, इसमें से होगा एच न्यू माइनस फाई नॉट ऑफ ए होगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी मैक्स जो हो जाएगा वो एच न्यू माइनस फाई नॉट ऑफ बी होगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या बताता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या बताता है? स्लोप बताता है। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका tan वैल्यू कितना होगा। मतलब मान लो ये थीटा बना रहा है, थीटा 1 बना रहा है और ये थीटा 2 बना रहा है, तो ये जो m बताता है कि m जो हो जाएगा कि tan थीटा 1 कितना है और tan थीटा 2 कितना है। दोनों ही ग्राफ में x एक्सिस की जगह पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एंड y एक्सिस की जगह पे क्या है? k मैक्स है। तो दोनों ही में जो स्लोप है दोनों का सेम है कि अलग अलग है? दोनों ग्राफ से में एक स्लोप सेम है ना, और जब स्लोप सेम होगा तो मान लो दोनों का जो tan वाला एंगल होगा, दोनों का जो tan वाला एंगल होगा सेम होगा। इसका मतलब दोनों लाइन जो बनेंगे वो पैरेलल बनेंगे, दोनों लाइन बनेंगे पैरेलल। और ये क्या बताता है? ये फाई नॉट कि y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा। तो देखो, जिसका फाई नॉट ज्यादा होगा, जिसका फाई नॉट ज्यादा होगा वो ओरिजिन से ज्यादा दूर पे जाके कट करेगा। जिसका फाई नॉट ज्यादा होगा वो ओरिजिन से ज्यादा दूर पे कट करेगा। तो एक तो होगा कि जो भी हम यहाँ पे मेटल का, जो भी मेटल लेंगे हम डिफरेंट सबका अगर के मैक्स वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल होगा, है ना, पैरेलल। तो इसमें तो ये कट गया कि ठीक है, पैरेलल कौन सा है? यही वाला है, क्योंकि सबका ये एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक्स एक्सिस से बनाता हुआ ग्राफ का जो एंगल सबसे सेम होना चाहिए, तो ये पैरेलल हो गया। अब इसमें से पूछे कि इसमें से ये जो लाइन है, जैसे यहाँ पे एक लाइन ये ड्रॉ किया गया है, जैसे मान लो इसको हम रेड बनाते हैं, रेड कलर से बनाते हैं, और एक ब्लैक कलर से। अब इसमें से कौन मेटल ए का है और कौन मेटल बी का है? इसमें से कौन सा लाइन मेटल ए को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा लाइन मेटल बी को रिप्रेजेंट करेगा? बोलो, इसमें से कौन सा लाइन मेटल ए को और कौन सा लाइन बी को? लाइन अगर 1 की बात करें और लाइन 2 की बात करें तो कौन सा लाइन ए को और कौन सा लाइन बी को? ये सिद्धांत का सही है। कौन सा लाइन ए को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा लाइन बी को रिप्रेजेंट करेगा? तुम किसको देखोगे? तुम देखोगे वर्क फंक्शन को। जिसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी, जिसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी वो ओरिजिन से उतनी दूर पे जाके काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सिस को कट करेगा। तो देख सकते हो कि वर्क फंक्शन किसकी ज्यादा है? यहाँ पे वर्क फंक्शन बी की ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट नजदीक है और ये पॉइंट दूर है, इसका मतलब ये जो वर्क फंक्शन होगा, ये जो वर्क फंक्शन है ना, ये जो वर्क फंक्शन होगा, ये वर्क फंक्शन किसका होगा? ये फाई बी का हो जाएगा, और ये वर्क फंक्शन जो हो जाएगा फाई ए का। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ये मेटल ए का ग्राफ होगा, और ये जो ग्राफ होगा ये मेटल बी का ग्राफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसी पे, हटाएं इसको, इसको हटाएं। जैसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं हम कि दो मेटल का के काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस वी का ग्राफ दिया गया है इस तरीके से। एक मेटल ऐसा है
और एक इस तरीके से। ये मेटल ए है, ये मेटल बी है। ग्राफ देख के बताओ, ग्राफ देख के बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। वर्क फंक्शन ए ग्रेटर देन वर्क फंक्शन बी, वर्क फंक्शन ए स्मॉलर देन वर्क फंक्शन बी, एंड वर्क फंक्शन ए इक्वल टू वर्क फंक्शन बी। किसका ज्यादा होगा? तो बी का ज्यादा होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मतलब न्यू नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन न्यू नॉट ऑफ बी, न्यू नॉट ऑफ ए स्मॉलर देन न्यू नॉट ऑफ बी, एंड न्यू नॉट ऑफ ए इक्वल टू न्यू नॉट ऑफ बी। इसमें से क्या होगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थ्री वाला? तो क्लियरली क्या देखोगे? न्यू नॉट देखने के लिए किसको देखोगे कि एक्स एक्सिस पे कौन कट कर रहा है पहले। तो एक्स एक्सिस पे कौन कट कर रहा है, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसका न्यू नॉट भी कम होगा। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा, ये न्यू नॉट ऑफ ए आ जाएगा, और ये पॉइंट न्यू नॉट ऑफ बी आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं। समझ में आया? तो बोलो, यस सर। ये चैप्टर जितने फिजिक्स के चैप्टर थे उससे आसान था कि मुश्किल था? ये मतलब आसान है कि मुश्किल है? अभी तो फिजिक्स, और हाँ, और जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है उससे ये चैप्टर अत्यंत ही आसान होता है, बहुत ही आसान, सुपर इजी चैप्टर माना जाता है ये। बट सुपर इजी तब जब इसके सारे फैक्ट आपको याद हों। इसमें याद करने वाला ज्यादा है, आपको सारे के सारे फैक्ट याद हों। अभी पढ़ रहे हो तो आसान लग रहा है, यही जब कुछ दिन बाद प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके सारे के सारे फैक्ट याद रहेंगे तभी जाके आसान। इनफैक्ट पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स का जो वेटेज होता है किसी भी एग्जाम में वो ठीक ठाक होता है। जैसे अगर हम आईआईटी की बात कर लें तो आईआईटी में भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, नेट में भी 5-6 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 5-6 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा, मतलब इस पूरे से। और वो सारे के सारे बनने वाले काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो तभी जब इसके सारे फैक्ट तुम्हें याद हो। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट है उसको याद रखने हैं। अब इसी में देख लो, इस फॉर्मूले को हम, जो फॉर्मूला है उसका एक दो और फॉर्म लिख देते हैं, उसको भी याद रखना है। ये तो क्वेश्चन सब हो गया। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था के ई मैक्स। के ई मैक्स को हमने लिखा था एच न्यू माइनस पाई नॉट। एच न्यू है, ये न्यू भी मत समझना, पाई नॉट। और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर एच कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। ऐसे फॉर्मेट हो सकता है। या फिर इसी के ई मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं, यहां से इसको उठा लो, इसको उठा लो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। और यहाँ से क्या करेंगे, एच सी को हम कॉमन ले लेंगे, एच सी को हम कॉमन ले लेंगे, ये 1 माइनस लैम्डा बाई 1 माइनस लैम्डा नॉट हो जाएगा। और इसको एक ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल वर्जन ये आ गया, फाइनल मतलब ये वाला जो वर्जन हो गया ये। या फिर इसमें इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू के ई मैक्स करके डाल दो। तो ये एच सी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25, है ना। और ये 1 बाई लैम्डा एंड 1 बाई लैम्डा नॉट, ये जूल में होगा। और ये जब जूल में होगा तो लैम्डा और लैम्डा नॉट किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, और यही के ई मैक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे, 12400, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, इस केस में लैम्डा और लैम्डा नॉट किस में रहेगा? ये एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम मतलब वही 10 की पावर माइनस 1 मीटर, 10 मीटर वाला जो होता है उस फॉर्म में रहेगा। तब जाके ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इन एंगस्ट्रॉम, क्लियर है ये? एक ही फॉर्मूला है, उसको घुमा फिरा के 2-3 फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक और इसमें से पूछ सकता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी मैक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये हाफ और वी मैक्स स्क्वायर को इधर ले आओगे, इस साइड ले आओगे, तो तुम्हें वी मैक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हटाएं इसको हटाया जाए। ओके, तो यहां से हम V मैक्स को क्या लिख सकते हैं, तो V मैक्स को लिख सकते हैं रूट ओवर 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m लिखा जा सकता है, या फिर 2hc लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट इनटू m, इसका रूट हो जाएगा। तो V मैक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या किए, इसी फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये ऑलमोस्ट तुम्हारा एंड है, 1 या 2 क्लास और लगेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक है ड्यूअल, और वो खत्म होने के बाद एक कंप्लीट चैप्टर तुम्हारा एनसीईआरटी का हो जाएगा। तो अब ये अगले क्लास में इसको हम खत्म करेंगे, जो भी बचा हुआ पोर्शन है। ये रहा ग्राफ वाला पेज। तो आज थर्सडे, कल तो है फ्राइडे, तो फ्राइडे को तो ऑफ रहेगा, क्योंकि फ्राइडे का तुम ही लोग क्या, कुछ लोगों का इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट होता है, उनका तो इलेक्ट्रोस्टैट चलेगा। फिर ये सैटरडे और संडे को होगा, तो नेक्स्ट मॉडर्न की क्लास अब सैटरडे संडे को होगी। आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं।